नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस के डीएनए को समझने जैसा है, प्रॉफिट। और जब मैं प्रॉफिट कहती हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ एक नंबर से नहीं है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सीढ़ी की तरह, मतलब एक लैडर की तरह समझाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक कंपनी की सेल से लेकर उसके असली मुनाफे तक का सफर वो होता कैसा है। बिल्कुल। और इस सफर के हर पड़ाव पर हम ये भी समझेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस को नापा कैसे जाता है। और ये जो चर्चा है ना, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की होगी जो फाइनेंस की दुनिया में कह सकते हैं पहला कदम रख रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद इन सभी रेशियोज को एकदम आसान बनाना है। तो चलिए इस पीएनएल लैडर यानी प्रॉफिट एंड लॉस की सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं। सबसे पहले ये पीएनएल लैडर का जो आइडिया है इसी को थोड़ा समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट तक पहुंचना कोई सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है। इसमें कई लेवल या पड़ाव होते हैं और हर पड़ाव पर एक अलग तरह का प्रॉफिट निकलता है जो बिजनेस के बारे में एक अलग कहानी बताता है। अच्छा, मतलब अगर सीधे आखिरी प्रॉफिट पर पहुंच गए तो बीच की पूरी कहानी छूट जाएगी। एग्जैक्टली, आप पूरी कहानी मिस कर देंगे। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इस सीढ़ी का सबसे पहला, सबसे ऊपर का स्टेप क्या है? सबसे ऊपर है नेट सेल्स, या जिसे हम आम भाषा में रेवेन्यू भी कहते हैं। ये कंपनी की टॉप लाइन है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस सेल्स यानी कुल बिक्री, उसमें से आप सेल्स रिटर्न्स और डिस्काउंट्स हटा दीजिए। मतलब ये वो पैसा है जो असल में कंपनी के पास आया। और ये नंबर हमें क्या बताता है, इसकी अहमियत क्या है? ये दो बड़ी चीजें बताता है। पहली, बाजार में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और दूसरी, आपकी प्राइसिंग पावर कैसी है। ठीक है, सेल्स का आंकड़ा मिल गया। अब सीढ़ी पर अगला कदम क्या है? अगला कदम है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS को घटाना। और इसमें सिर्फ डायरेक्ट खर्चे आते हैं, मतलब वो खर्चे जो सीधे सीधे उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं, जैसे कि कच्चा माल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के सीईओ की सैलरी या मार्केटिंग टीम का खर्चा इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, वो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं, पर वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। जब हम नेट सेल्स में से COGS घटाते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का सबसे कच्चा रूप है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें सिर्फ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बता रहा है, मतलब कंपनी अपना माल बनाने में कितनी कुशल है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर की कहानी है। अब इस कहानी में ऑफिस को भी लाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम घटाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बिजनेस को चलाने से जुड़े सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे एडमिन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और एक बहुत जरूरी आइटम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। एक मिनट, डेप्रिसिएशन तो एक नॉट कैश खर्चा है ना? मतलब इसके लिए जेब से कोई कैश तो गया नहीं, फिर भी ये ऑपरेटिंग है। ये एक शानदार सवाल है और एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, डेप्रिसिएशन भले ही नॉन कैश हो, लेकिन ये बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़ा एक असली खर्चा है। ये आपके एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, उनके इस्तेमाल को और उनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है उसको दर्शाता है। समझ गई। तो ये एक तरह से बिजनेस की लॉन्ग टर्म हेल्थ की सही तस्वीर दिखाता है। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देते हैं तब हम सीढ़ी पर कहाँ पहुँचते हैं? तब हम पहुंचते हैं एक बहुत जरूरी पड़ाव पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे EBIT भी कहते हैं, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और मैंने सुना है कि इसे बिजनेस परफॉर्मेंस का सबसे शुद्ध पैमाना, मतलब प्योरेस्ट मेजर कहा जाता है। ऐसा क्यों? हम पहुंच गए, अब आगे? अब बस आखिरी के कुछ स्टेप्स। ईबिटा में से हम इंटरेस्ट घटाते हैं तो आता है EBT, यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फिर EBT में से टैक्स घटाते हैं तो हम पहुंचते हैं PAT पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही कंपनी का असली बॉटम लाइन अकाउंटिंग प्रॉफिट है। और अगर कंपनी के कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो? हाँ, तो PAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटाने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध कमाई होती है। शानदार, तो ये पूरी सीढ़ी हमने समझ ली है। अब चलिए हर लेवल की परफॉर्मेंस को नापने वाले रेशो देखते हैं। शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से करते हैं। बिल्कुल। तो पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स इनटू 100। ये बताता है कि कंपनी अपनी सेल्स को प्रोडक्शन प्रॉफिट में कितनी कुशलता से बदल रही है।
और अगर ये रेशियो गिर रहा हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो आपका कच्चा माल महंगा हो गया है या फिर आपको कंपटीशन की वजह से अपने दाम कम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले लेवल पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहां आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है EBIT नेट सेल्स इनटू 100। ये कोर बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। इसमें हम EBIT का इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग अलग कंपनियों की तुलना आसानी से हो सके, चाहे उनका लोन या टैक्स स्ट्रक्चर कुछ भी हो। और सीडी के सबसे निचले हिस्से में पीएटी से जुड़ा कौन सा रेशियो है? वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है PAT नेट सेल्स इनटू 100। ये ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और टैक्स तीनों तरह की एफिशिएंसी को एक साथ दिखाता है। इसका कोई डायग्नोस्टिक इस्तेमाल हो सकता है? हाँ। मतलब इन रेशियोज की तुलना करके हम क्या पता लगा सकते हैं? हाँ, बहुत दिलचस्प। मान लीजिए किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो बहुत अच्छा है, पर नेट प्रॉफिट रेशियो कम है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ऑपरेशंस में तो अच्छी है, लेकिन या तो उस पर ब्याज का बोझ बहुत ज्यादा है या फिर टैक्स का। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने प्रॉफिट की तुलना सेल्स से की। अब शायद फोकस इन्वेस्टमेंट पर जाएगा, है ना? एकदम सही। अब हम देखेंगे कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। पहला है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। फॉर्मूला है PAT टोटल एसेट्स 100। ये बताता है कि कंपनी अपने कुल एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जिन इंडस्ट्रीज में बहुत मशीनरी लगती हैं, उनका ROA आमतौर पर कम होता है। और एक बहुत चर्चित रेशियो है ROCE। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है EBT कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट, मतलब बिजनेस में लगा हुआ सीरियस पैसा। और यहाँ न्यूमरेटर में EBT क्यों इस्तेमाल किया, PAT क्यों नहीं? इसका एक लॉजिक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट भी शामिल है, तो हम प्रॉफिट भी वो लेंगे जिसमें से उस डेट की कॉस्ट यानी इंटरेस्ट अभी तक घटाया ना गया हो, और वो प्रॉफिट है EBT। सही है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वैल्यू बनाने के लिए कंपनी का ROCE हमेशा उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसे जुटाने की लागत से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन रेशियोज की जो सीधे सीधे इक्विटी शेयर होल्डर से जुड़े हैं। सबसे पहले आता है EPS, अर्निंग्स पर शेयर। इसका फॉर्मूला है PAT प्रेफरेंस डिविडेंड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए। ये हर एक इक्विटी शेयर पर होने वाली कमाई को दिखाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है ना, कि कंपनियां कभी-कभी शेयर बायबैक करके भी EPS बढ़ा सकती हैं बिना असली ग्रोथ के। बिल्कुल, अगर कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद ले तो शेयरों की संख्या कम हो जाती है और EPS बढ़ जाता है। इसलिए इसे हमेशा सावधानी से देखना चाहिए। कमाई के अलावा शेयर होल्डर्स को कैश में क्या मिलता है? वो है डिविडेंड, जिसे हम DPS, डिविडेंड पर शेयर से नापते हैं। फॉर्मूला है इक्विटी डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। EPS कंपनी की कमाने की क्षमता है और DPS शेयर होल्डर को मिलने वाला कैश रिटर्न। और इन दोनों को जोड़ने वाला रेशियो? वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, DPR। फॉर्मूला है DPS EPS इंटू 100। ये बताता है कि कंपनी अपनी कमाई का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट रही है। जो मैच्योर कंपनियां होती हैं उनका DPR ज्यादा होता है और जो ग्रोथ स्टेज में होती हैं उनका कम। और मालिकों के लिए सबसे जरूरी रेशियो कौन सा है? वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला PAT इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये बताता है कि मैनेजमेंट मालिकों के पैसे पर कितना अच्छा रिटर्न कमा कर दे रहा है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है शायद, ज्यादा ROE हमेशा अच्छा नहीं होता। हाँ, एक चेतावनी है। कभी कभी ज्यादा ROE का कारण ज्यादा प्रॉफिट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कर्ज यानी हाई लेवरेज भी हो सकता है, जो कि रिस्की है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर उलझाता है, EBT और EBITDA में क्या फर्क है? इसका जवाब हमारी P&L लैडर में ही छिपा है। याद कीजिए, EBT निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है। हाँ, EBT का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। इसे निकालने के लिए हम बस EBT में वापस डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन जोड़ देते हैं। तो एक लाइन में कहें तो क्या फर्क हुआ? एक लाइन में कहें तो EBT एक अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है, जबकि EBITDA कैश फ्लो का एक प्रॉक्सी है। एक उदाहरण से समझाइए ना। जरूर। मान लीजिए सेल्स 1000 रुपए, COGS 600 रुपए और कैश ऑपरेटिंग खर्चे 200 रुपए हैं, तो EBITDA हुआ 200 रुपए, 1000 माइनस 600 माइनस 200। अब अगर डिप्रिसिएशन 100 रुपए है तो EBIT होगा सिर्फ 100 रुपए।
200-100, एक ही बिजनेस के दो अलग अलग सिग्नल। तो फिर इनका इस्तेमाल कब और कहाँ होता है? ईबिट का इस्तेमाल तब बेहतर होता है जब हम कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देख रहे हों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग या टेलीकॉम जैसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। वहीं ईबिटा का इस्तेमाल अक्सर वैल्यूएशन के लिए, जैसे ईवी/बिडा मल्टीपल या क्रेडिट एनालिसिस के लिए होता है। लेंडर्स ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के पास ब्याज चुकाने के लिए कैश कितना आ रहा है। लेकिन ईबिटा खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये एसेट्स को बदलने के लिए जरूरी खर्चे मतलब कैपेक्स को नजरअंदाज करता है। इसीलिए एक मशहूर कहावत है, ईबिटा इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश इज रियलिटी। तो आज हमने प्रॉफिट की सीढ़ी के हर स्टेप को समझा, उससे जुड़े अलग अलग रेशियोज जैसे जीपी रेशियो, ओपीआर, आरओई, ईपीएस को जाना और अंत में ईबिट और ईबीडीआ के बीच के जरूरी फर्क को भी देखा। बिल्कुल, सार ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पीएनएल अकाउंट के अलग अलग लेवल पर एफिशिएंसी का विश्लेषण करते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स रेशियोज इक्विटी निवेशकों के लिए कमाई, रिटर्न और वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक कंपनी का आरओई बहुत ज्यादा है लेकिन उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत कम है, तो एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या यह हमेशा एक अच्छी बात है या इसमें कोई छिपा हुआ रिस्क भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।